डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी, ट्रंप का टॉप अफसरों संग ट्रंप का 45 मिनट का वॉर रूम सेशन। ट्रंप बोले जंग जारी रखेंगे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में काउंटिंग केस से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी भाजपा में तकरार। देर रात ममता बनर्जी भी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची। कहा किसी को ईवीएम लूटने नहीं देंगे। चुनाव आयोग बोला ईवीएम सुरक्षित। यूपी के श्रमिकों के लिए सीएम योगी आज खोलेंगे योजनाओं का पिटारा। आवास और स्वास्थ्य समेत मिलेंगी कई सुविधाएं। नोएडा में मजदूर दिवस, पुलिस का कड़ा पहरा, धारा 163 लागू। औद्योगिक क्षेत्रों पर ड्रोन की मदद से निगरानी, कंट्रोल रूम से सीसीटीवी से पुलिस की नजर, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जो ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी। ईरान का ट्रंप का बड़ा दावा। टॉप अफसरों संग ट्रंप का 45 मिनट का वॉर रूम सेशन। ईरान की नेता और सेना अब खत्म, बोले ट्रंप बोले जंग जारी रखेंगे। ट्रंप ने संसद से जंग पर मंजूरी टाली। लेबनान में फिर इजरायली हमले, 32 लोगों की हुई मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष को लेकर बड़ा दावा दिया है। प्रशासन का कहना है कि अप्रैल की शुरुआत में लागू हुए युद्ध विराम के बाद अब यह युद्ध समाप्त हो चुका है। इस दावे के साथ ही व्हाइट हाउस ने कांग्रेस से औपचारिक मंजूरी लेने की आवश्यकता से बचने की कोशिश की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की धमकी के बाद कटाक्ष किया और कहा कि वे तो हमारे साथ डील के लिए कब से बेताब है। देखता हूं ये देश कितने दिन टिक पाता है। ईरान के नेता मुज्तबा खामेनेई ने बयान जारी किया, उन्होंने जिसमें कहा कि सख्त लहजे में कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा। इससे पहले ईरान ने धमकी भरा बयान दिया था, इस बार अगर हमला हुआ तो हम ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मनों को हार्ट अटैक आ जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, सैन्य अभियान के बावजूद मैं ऐसे युद्ध नहीं कहता। ईरान समझौता करने के लिए बेताब है। उनकी नौसेना, उनकी वायुसेना और व्यवहारिक रूप से हर तरह का उपकरण नष्ट हो चुका है। उनके ड्रोन कारखाने लगभग 82% ठप हो चुके हैं। वे तो हर हाल में समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, हमने उनकी परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया है और इसलिए उन्हें परमाणु बम नहीं मिला। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल युद्ध तो थमा हुआ है, लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच स्थायी सीजफायर को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। Iran killed 42,000 people over the last 2 months, protesters. They were going to kill 8 women whose lives I saved, and I appreciate that they didn't do it. I asked them not to do it. They didn't do it. They were getting ready to hang the women. They were going to hang 8 beautiful women that were, I mean, it just caught the imagination of a lot of people. People were talking about it. You know, it was inconceivable. You saw those 8 beautiful people, and they were going to be executed that evening. This was a week ago. And I got on the phone very quickly, and I said, don't do it, don't do it. The whole world is watching, don't do it. And they didn't do it. I appreciate it. I guess 4 were released, and the other 4 are going to be released in a month. They were ready to be executed that night. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां श्रमिकों को सीएम योगी देंगे सौगात। यूपी के श्रमिकों को सीएम योगी देंगे सौगात। आवास और स्वास्थ्य समेत मिलेंगी कई सुविधाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में श्रमिकों के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। डिजिटल सुविधाओं से लेकर आवास, स्वास्थ्य और कौशल विकास तक श्रमिकों को एक साथ कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। बलरामपुर, झांसी और गोंडा में नए श्रमिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही डिजिटल लेबर चौक ऐप की शुरुआत और BOCW बोर्ड की नई वेबसाइट का लोकार्पण होगा। नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बाद उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई थी। अब सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कई नई योजनाएं लागू करने जा रही है।
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रमिकों से जुड़ी कई अहम योजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा। अटल आवासीय योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के लिए ESIC डिस्पेंसरी और छात्रावास बनाए जाएंगे। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, आज सीएम योगी श्रमिकों को नई सौगात देने जा रहे हैं। क्या क्या श्रमिकों के लिए योजनाएं लाई गई हैं सीएम योगी द्वारा? बिल्कुल, देखिए आज क्योंकि श्रमिक दिवस है, इसके मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। कार्यक्रम होने वाला है, आपसे थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। श्रमवीर गौरव समारोह 2026 के नाम से ये कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो श्रमिक कल्याण की योजनाएं हैं, जो लेबर के लिए डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, उसके तमाम कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और इसके साथ ही साथ डिजिटल लेबर चौक ऐप है जिसकी वो लोकार्पण करेंगे। और इसके साथ ही साथ 300 बेड का जो ESIC अस्पताल है वो उसकी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रमिकों को देने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर ये भी इसमें होने वाला है कि जो नोएडा ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पर हॉस्टल की बात हो, चाहे डिस्पेंसरी हो या औद्योगिक जो सुविधाएं हैं उनके विस्तार की बात हो, तो उससे जुड़ा जो आज समारोह में उसको लेकर भी ऐलान किया जाएगा। और साथ ही साथ छात्रों को टैबलेट और श्रमिकों को टूल किट और प्रमाण पत्र का वितरण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रमिक दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे के आसपास कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आज श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में श्रमिकों को कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है नोएडा से, जहां मजदूर दिवस पुलिस का कड़ा पहरा। नोएडा में ड्रोन से आसमान पर पहरा और धारा 163 लागू। औद्योगिक क्षेत्रों पर ड्रोन की मदद से निगरानी। कंट्रोल रूम से CCTV से पुलिस की नजर, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक और सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस मजदूरों और उद्यमियों दोनों में सुरक्षा की भावना जगाने का काम करेगी। 13 अप्रैल को हुई हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित पुलिस ने इस बार किसी भी चूक की कोई गुंजाइश न छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है। पुलिस ने मजदूर दिवस पर पूरे जिले में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्रों पर ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस अधिकारी कंट्रोल रूम से CCTV फीड के जरिए स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखेंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता P रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। रजत, क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं, क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल अंकिता, जिस तरीके से पिछले दिन देखा था कि नोएडा में हिंसा हुई थी, मजदूरों ने काफी प्रदर्शन किया था, अब वो दिन दोबारा ना देखने पड़े उसको लेकर पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट है, जगह जगह पर निगरानी है वो रखी जा रही है। हर तरफ कहीं ना कहीं देखे जा रहा है कि किस तरीके से वहां पर जो पुलिस फोर्स है वो तैनाती की गई और 11 जोन में जो गौतम बुद्ध नगर को बांटा गया है। तो कह सकते हैं कि लगभग 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी PAC तैनात की गई है। साथ ही 8 मई से लेकर 8 मई तक जो धारा 163 है वो लागू की गई है। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स है वो जगह जगह पर तैनाती की गई है, हर तरफ निगरानी है वो रखी जा रही है, जिससे कि ऐसा कोई प्रदर्शन है वो देखने को ना मिले। तो एक पुलिस है वो मुस्तैद है पहले से। देखा जाए तो पिछले दिन मुकाबले जो हिंसा हुई थी नोएडा में, कंपनियों में तोड़फोड़ हुई थी, सड़क को जाम किया गया था, ऐसी स्थिति है वो दोबारा ना बने। तो उसको लेकर पैरा मिलिट्री पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, PAC की तैनाती की गई है। साथ ही जो फैक्ट्री एरिया है उस पर खास तौर से ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। तो एक कह सकते हैं पूरा जो कमिश्नरेट है ना वो छावनी में तब्दील हो चुका है, जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। ये तैयारी है लगभग 2 दिन से चल रही थी। आज मजदूर दिवस है, आज कोई ऐसा माहौल ना बने जिले में जिससे कि जो उत्तर प्रदेश के CM ने भी खास तौर से इस पे निगाहें हैं वो बनाए हुए हैं। उन्होंने कमेटी भी गठित की गई थी, वो आए हुए थे, जांच पड़ताल भी की गई। तो एक स्थिति है वो दोबारा ना बने, तो उसको लेकर पूरा वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा,
पूरा छावनी तब्दील हो चुका है इनका। जी ठीक है रजत, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें आज मजदूर दिवस है और इसको लेकर नोएडा में ड्रोन से आसमान पर पहरा लगाया गया है। वहीं धारा 163 लागू कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां बंगाल में काउंटिंग से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा। स्ट्रांग रूम से बाहर टीएमसी और भाजपा में तकरार। देर रात ममता बनर्जी भी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची। ममता ने कहा किसी को ईवीएम लूटने नहीं देंगे। चुनाव आयोग बोला पोस्टल बैलेट छट रहे थे, ईवीएम सुरक्षित। मतगणना से पहले बीजेपी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच कोलकाता में सियासी तनाव बढ़ता गया है। वहीं टीएमसी के शशि पांजा और कुणाल घोष ने नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर स्ट्रांग रूम के सामने धरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी बिना पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई। हंगामे के बीच सीएम ममता भी कोलकाता के रखावत मेमोरियल स्कूल स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची और लगभग 4 घंटे अंदर रही। देर रात करीब 12:07 तक बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से कहा अगर ईवीएम लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने स्ट्रांग रूम को लेकर चल रहे विवाद पर कहा पोस्टल बैलेट की छटाई शाम 4 बजे की गई थी। पार्टियों ने आमंत्रण को नजरअंदाज कर दिया और बाद में सीसीटीवी को लेकर चिंता जताई। अब सब कुछ ठीक है। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले बीजेपी ने कोलकाता में एक अहम हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें काउंटिंग की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। बाद में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग भी की और टीएमसी ने धरना भी खत्म कर दिया है। हमको जाने का हक है बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते, लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, नॉट इनसाइड द सील्ड रूम बट आउटसाइड एट द डोर ऑफ सील्ड रूम। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसके बाद उसको फ़ोन किया बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो अब मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला। जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा, देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना। Earlier I was supposed to come, I couldn't come. So from tonight I will deploy from my end 2% and Santosh Pathak, candidate of Chorongi, he will also deploy 2% to look after the strong room. আমি কিছুক্ষণ থাকবো। This is the rumor, nothing else. This cannot be done. So, you know what for? They are actually making certain preparation because they are going to lose. That is why this type of rumor they are spreading. It can, three layer security arrangements are here. So far I know. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। ईडी कोर्ट में बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाला निर्दोष बताते हुए हेमंत सोरेन ने डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। ईडी कोर्ट में बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता देवयान गंगोपाध्याय और ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा, जो पूरी तरह नहीं हो सकी। आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने 2 मई की तिथि निर्धारित की है। मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए हेमंत सोरेन ने 5 दिसंबर को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। मामले में हेमंत सोरेन सहित 18 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर रखी है।
और अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां जानकारी के मुताबिक सलीम डोला को सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी निगरानी में मुंबई लाया है, जहां उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों मिलकर जांच कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार सलीम डोला लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा रहा है और उसका नाम कई मामलों में सामने आ चुका है। जांच एजेंसियों को शक है कि उसके जरिए बड़े स्तर पर ड्रग सप्लाई का नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा है, जिसके तार विदेशों से तक जुड़े हो सकते हैं। बता दें कि सलीम डोला को अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान जांच एजेंसियां उसकी रिमांड की मांग कर सकती हैं, ताकि उससे और गहराई से पूछताछ कर ड्रग तस्करी और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़े अहम सबूत जुटाए जा सके। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वजीत, जिस तरीके से सलीम डोला को पकड़ा गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके तार बताया जा रहा है कि विदेश से भी जुड़े हो सकते हैं, ऐसी जानकारी आ रही है, और जितना भी पूछताछ हुई है, कोर्ट में भी सुनवाई हुई है, तो बाकी किन लोगों के नाम सामने आए हैं? जिस तरह से इकबाल मिर्ची का काफी करीबी था, इकबाल मिर्ची के मौत के बाद सलीम डोला है पूरी तरह से ड्रग्स तस्करी का जो काम है वो करता था, जिसमें दाऊद का काफी करीबी माना गया था, जिसके बाद तुर्की से इसे इंडिया लाया गया था। इंडिया के बाद मुंबई का जो एनसीबी ब्रांच है वो इसके पूरे मामले की अब तफ्तीश कर रही है। हालांकि उनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया जा रहा है सलीम डोला से। उसके बाद मुंबई पुलिस भी इस पे मामले की जांच करेगी। हाल ही में एनसीबी ने एक सांगली में ड्रग्स फैक्ट्री का फाटाफोड़ किया था, जिसमें सलीम डोला का नाम सामने आया था। अब देखना है कि जब इंट्रोगेशन किया जाता है तो और कितने ड्रग्स तस्करों के जो पुराने केसेस हैं वो सलीम डोला के साथ जुड़ते हैं और इसमें क्या नए नाम सामने आते हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस भी जांच करेगी। तो पूरे मामले की जांच अब एनसीबी फिलहाल अभी कर रही है सलीम डोला पे। ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे जो है मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते डूब गया। अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। 24 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रशासन के अनुसार 9 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 40 से 45 पर्यटक सवार थे। हादसा किनारे से लगभग 300 मीटर दूर हुआ। बरगी सिटी सीएसपी अंजुल मिश्रा ने बताया कि शुरुआती रेस्क्यू में एसडीआरएफ ने कई लोगों को बचाया, लेकिन अंधेरा और खराब मौसम से राहत कार्य प्रभावित हुआ। सुबह फिर से रेस्क्यू जारी है। आर्मी भी मौके पर मौजूद है। हैदराबाद से एक स्पेशल टीम और हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है। कोलकाता से पैरामिलिट्री की एक विशेष टीम जबलपुर पहुंच चुकी है। हाइड्रोलिक मशीनों और पोकलेन की मदद से 20 फीट गहरे पानी में फंसे क्रूज को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। दुखद ये घटना है, शाम को लगभग 6-6 बजे के आसपास की घटना है और 29 लोग क्रूज पर सवार थे और क्या परिस्थिति बनी उसको कहना अभी तो कठिन है, लेकिन क्रूज डूबा और उसमें से लगभग 15 लोग बचे हैं या बच गए हैं, बचा लिए गए हैं। 4 की बॉडी मिली है, शेष अभी मिसिंग हैं। तो हमारी प्राथमिकता है इस समय कि उन सभी लोगों को जो मिसिंग हैं उन्हें ढूंढ लिया जाए और टीमें भी पूरी लगी हैं, जवान लगे हैं, एसडीआरएफ की टीम लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत चिंतित हैं। मैं दिल्ली से एयरपोर्ट पे उतरा ही था और उनका फ़ोन आ गया था और उन्होंने मुझे भी कहा कि मैं मौके पर जल्दी से जल्दी पहुंचूं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है पंजाब से, जहां पंजाब विधानसभा में हंगामे के आसार। पंजाब सरकार आज फ्लोर टेस्ट कराने की तैयारी में, सभी एमएलए सेशन से 1 घंटे पहले बुलाए व्हिप जारी। 6 सांसदों के बीजेपी ज्वाइन करने से टूट का खतरा, आज बहुमत साबित कर सकती है मान सरकार। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। 1 दिन का यह सत्र खास रहने वाला है। सरकार की ओर से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही आपके 6 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार आज फ्लोर टेस्ट रखवा सकती है, ताकि 6 महीने के लिए निश्चिंत होकर सरकार चलाई जा सके। सूत्रों के अनुसार आपने अपने सभी विधायकों को विधानसभा में हाजिर रहने के लिए व्हिप भी जारी कर दी है। यही नहीं, पार्टी ने सभी विधायकों को तय समय से 1 घंटा पहले विधानसभा में बुला दिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि सभी विधायक समय पर विधानसभा पहुंच जाएं। राघव चड्ढा प्रकरण के बाद पंजाब आम आदमी पार्टी में उथल पुथल मची हुई है।
आपके 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें से 6 पंजाब से हैं, जिससे मान सरकार की स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनके पास 94 विधायक हैं जो जनता का भरोसा दर्शाते हैं, लेकिन विपक्ष के लगातार हमले के बीच ट्रस्ट वोट लाकर सरकार अपनी ताकत दिखाना चाहती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।